चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ये टेस्ट 4 कर रहे हैं। तो अच्छा हम लोग वहाँ पे थे ना। ठीक है, तो ये हमने कर दिया था, ये भी हो गया था, ये सब हो गया था। अच्छा हाँ, ये भी हो गया था पार्शियल डेरिवेटिव वाला। मॉड्यूल हो ना? सर ये 36 बता दो। अच्छा ये 34 नंबर 36 लेवलिंग है। हाँ 34 नंबर, इसको डिफरेंशिएशन आता है आपको? सर पर ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं नहीं, लिमिट लिमिट थोड़ी लगाने हैं तुम्हें, लिमिट से नहीं करना है। प्रोसेस क्यों लंबा है, मतलब क्या लंबा है? इसको आप डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, क्यों डिफिकल्ट है? करना तो वही पड़ेगा। पहले आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, वाई को कांस्टेंट मान के। कर सकते हो कि नहीं? होगा? अरे हाँ ना बोलो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि नहीं? यस सर। हाँ तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, लॉग का डेरिवेटिव 1/this, फिर cos स्क्वायर का, फिर 1। अब जो फंक्शन है करना तो पड़ेगा ना, अब कोई शॉर्टकट इसमें क्या लगाओगे आप? करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट मान लो। फिर दूसरी बार अब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो जब तुम इस टर्म को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना। तुम पहले हटा दो इसको। तो यहाँ शॉर्टकट क्या है देखो, साइन एक्स प्लस, यही एक्स प्लस वाई है ना, तो इस टर्म को तुम मान लो एक्स प्लस के रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई तो है ही नहीं कहीं पे, जब आप वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो 0 हो जाएगा। तो बस इसको डिफरेंशिएट करो, उससे ही आंसर आ जाएगा, देख लो। तो साइन एक्स प्लस वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई का वाई के रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स प्लस वाई, तो आंसर होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। चेक कर लो कहाँ गया, बाकी लिखा नहीं है क्या इसने? ये ऑप्शन है माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हो गया शॉर्टकट, बिना बिना कैलकुलेशन किए हो गया। तो आपको एक बार फंक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जनरल मेथड वो है, बस ऑब्जर्व ये करो। अच्छा सिर्फ एक्स है इसमें, तो जब भी इसको मैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ये 0 ही हो जाना है। तो बस यहाँ एक्स वाई दोनों है, तो यहीं पर डिफरेंशिएट कर लो, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में, ये तो 0 हो जाएगा बाद। ये कल किया था ना, तो इससे तो कर ही रखा है। ये भी तो अभी कर रहे थे ना। एरिया ऑफ द प्लेनर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, तो कर लोगे ना, ग्राफ बना के दोनों के बीच का एरिया निकाल लोगे। यस सर। तो सिंपल है ये। फिर आपके पास ये फंक्शन है जी, अब बोल रहा है कि एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर g डैश x, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ 2 वेरिएबल का फंक्शन है ना, मतलब x और t दोनों है। तो लेविनस रूल ऑफ जो डिफरेंशिएशन है 2 वेरिएबल वाला, वो लगाओ, एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर जो आएगा दोबारा डिफरेंशिएट करना। तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो आप, और उसके बाद एक फंक्शन मिल गया, फिर उसका ग्राफ बना लो, ईजी है फिर तो। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट लेविनस रूल से डिफरेंशिएशन, और उसके बाद फिर जो भी फंक्शन आएगी वो ग्राफ बना के कर लो, एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे कल कराया था, इजी था। x के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है अभी, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर y के रेस्पेक्ट में y को करो, z के रेस्पेक्ट में, मतलब ऐसे 1 by 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर है, तो आप चेंज ऑफ ऑर्डर लगाओगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा x क्या है। सो इस फंक्शन को चेंज ऑफ ऑर्डर अप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा मिल जाएगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर लगाने हैं, अगर नहीं हुआ तो बता सकते हो, फिर हम ट्राई कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट देखो, यही चीज तुम्हें बोला, कम टाइम बचा है, तुम ऐसे ही सोच सकते हो कि कोई, जैसे मैंने क्या कहा आज भी, कि एक बार पूरा सिलेबस देखो, एक एक वर्ड के बारे में तुम सोचो क्या तुम जानते हो कि नहीं, डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थ्योरम्स मेंटली, मतलब एक बार तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा सारे कॉन्सेप्ट ना, एक बार पूरा दिमाग में वो हो जाएगा कि तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतने सालों से, मतलब 1 साल तो पढ़ा होगा स्टार्ट में, मान लो 3 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की, तो भी जो पढ़ा इतने दिनों में, बीएससी में आपने पढ़े होंगे, तो एक बार दिमाग में घूम जाएगा ना कि इतने चीज़ हम जानते हैं। तो एक बार सिलेबस देख के दिमाग में पूरी चीज़ों को एक्सरसाइज करो कि ओके क्या क्या जानते हैं इसके बाद, सिलेबस देख के, और उसके बाद फिर
क्वेश्चंस पीवाईक्यू उठाओ, पहला क्वेश्चन अच्छा ऐसे हो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे अच्छा ये क्वेश्चन देखा मैंने कैसे होगा, तो ओके मैं इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगाऊंगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब ठीक है ना। और प्रैक्टिस तो आपने पहले कर ही रखे होंगे, अब लास्ट डे इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे करो, ऐसे पूरे साल ये नहीं करना है, वरना एग्जाम में फिर वही होगा कि यहाँ से अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में कर रहे हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने घर पे नहीं किया तो होगा ही नहीं। फिर तो एंड डेज में क्या करना है, तो एंड डेज में ये करना है कि एक बार कॉन्सेप्ट मेंटली रिकॉल करो क्या क्या तुमने पढ़ रखे हैं, फिर क्वेश्चंस देखो पीवाईक्यूज, ओके ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इतने तो हम कर ही रहे हैं ना सॉल्व, तो हमें पता है, इतने सारे मेथड्स पता है, तो देख के आपको आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे होगा। नहीं लग रहा आइडिया करके देख लो, कुछ क्वेश्चन है जो देख के नहीं समझ आता तो छोड़ो मत उसको, आप उसको एक स्टेप लिखो, अगला स्टेप, अगले स्टेप के बाद अगला स्टेप दिखेगा। तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट स्टेप लिखोगे फिर अगला स्टेप दिखेगा, लेकिन एग्जाम में कोई अगर बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो उसको स्किप करो, उस टाइम के लिए, उस पॉइंट के लिए स्किप करो, पहले वो करो जो आप फैमिलियर हो। जैसे एक बार ऐसी एग्जाम में स्क्रॉल कर लो, ओके जो लग रहा है क्विकली देख के हो जाएगा, टिक करते जाओ इस तरीके से। और जो बहुत टाइम टेकिंग है उसको स्टार्टिंग में सोच लो कि 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है, ज़्यादा टाइम लो उसको स्किप करो, पहले आगे बढ़ो इस तरीके से, ठीक है ना। हालांकि तुम्हारे पास क्या है, 100 क्वेश्चन 120 मिनट है, यस, तो तुम डिसाइड कर लो किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है मुझे, तो अगर हर क्वेश्चन को 1-1 मिनट दिया तुम्हारे 100 मिनट हो गए। अब 100 मिनट में तुम जितने क्वेश्चन कर पाए, 100 मिनट में मान लो 100 क्वेश्चन देख लिया तुमने, और 100 में हो सकता है 50-60 कर लिए, इस तरीके से तो हो गया। फिर बाकी 20 मिनट देखो जो छूटे हैं, 50-60-70 तो कम से कम करने पड़ेंगे ना आपको, 100 क्वेश्चन है तो कम से कम कोशिश करो एग्जाम में 80+ अटैम्प्ट तो करने चाहिए, अगर इजी पेपर है तो, या एवरेज भी है तो। बहुत डिफिकल्ट है तो उसके सारा देखो, अब तुम पर्सनली मत लो कि तुम्हारे लिए सिर्फ पेपर डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है तो है, ईजी है तो सबके लिए है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से है। तो ये कह रहा है कि ए बी द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए, सो ए ट्रांसपोज ए 0 है, देन ए 0 होगा। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल होता है रैंक ए के। बताओ सेकंड तो मुझे लग रहा है आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, जिन लोगों ने पढ़ा है पूरा लिनियर अलजेब्रा पता होगा, बताओ है ना। सेकंड तो आइडेंटिटी है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये फॉर्मूला ही है। तुम वेरीफाई भी है, एग्जाम में तुम थोड़ा सा ट्राई भी कर सकते हो, एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर दो, अगर डाउट हो रहा है मान लो तो कोई एग्जाम्पल बनाओ, वहाँ वेरीफाई। हाँ हाँ, नहीं ऑर्थोगोनल नहीं कह रहा है, कोई भी एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि रैंक ए ट्रांसपोज ए का सेम रहेगा। तुम कोई मैट्रिक्स लिखो एग्जाम में, अगर नहीं कर कोई एग्जांपल लो फटाक से, 2x2 का बना लो कोई, एक बार वेरीफाई कर लो, अगर गलत हो गया तो पक्का गलत हो गया, तो कुछ एग्जांपल से भी इंट्यूशन आ जाएगा, जनरल ले सकते हो तो उस तरीके से। और ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए 0 है, तो ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स में कैसा हो रहा होगा, तुम एक बार चेक करके देखो कि तुम बना के देख लो, कुछ एग्जाम्पल लेके देख लो कि ऐसा हो रहा है क्या। मान लो कोई भी मैं एम क्रॉस एन है, मैं अगर ऐसे ले लो कुछ भी ए बी सी, मान लो डी ई एफ जी एच आई, मान लो ऐसा है, इस तरह से तुम एक बार ट्राई करके देखो कि उससे क्या आएगा इम्प्लाई। अब इसका ट्रांसपोज लोगे ए बी सी, अच्छा ट्रांसपोज पहले लिखना था मुझे, चलो मैट्रिक्स मान लो यही है ए, और ये है तुम्हारा ए ट्रांसपोज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा है। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, वेरीफाई करके देखो, जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने। सो 3x2, सॉरी मैंने 3x3 लिख दिया ना, मैं 3x2 ही लिखना चाह रहा था, एक हटा दो अभी इसको और इसको हटा दो, तो मैं 3x2 3, हालांकि यहाँ ये 2x3 है और ये हो जाएगा 3x2, तो इसको अब है ना 2 रोज हैं, 2x3 3x2, अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है।
सो व्हाट कैन यू से, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये जो हाई के रिजल्ट है दोनों, तुम्हें देखना पड़ेगा रिजल्ट कैसा है, बट मैं वेरीफाई, मुझे श्योर नहीं, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, है ना, इस तरीके से आप करके देखो क्या होगा। ये आ गया, फिर यहाँ से कर रहे आप डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो यहाँ कहीं ना कहीं कितना 2 क्रॉस 2 की आएगी, तो यहाँ आ रहा होगा डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बस मैं डायगोनल निकाल रहा हूँ। इसने कहा ट्रेस जीरो है, अब ये ट्रेस तो ये है ना, ट्रेस वाली वैल्यू तो डायगोनल एलिमेंट होती है, ये जीरो कब होगी मुझे बताओ कोई आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो कब होगी? तो सारे जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो कब होगा, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक एग्जांपल लेके मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, तुम कोई भी अब इंट्यूशन तुम डेवलप कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल लोगे ना तो ए ट्रांसपोज ए के डायगोनल पे क्या होगा, इसी तरह के एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट रो वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएगा, सेकेंड रो वाले एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आएगा, थर्ड रो वाले एलिमेंट्स यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से ट्रेस जीरो का मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो गए। तो ये एक्चुअली थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है, तुम इसमें एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर सकते हो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सो ये थ्योरम्स को ही इन लोगों ने क्वेश्चन बना दिए। तो वही चीजें हैं ना, जब मैं कह रहा हूँ सिलेबस एक बार जब याद करो तो उससे रिलेटेड थ्योरम्स भी याद कर सकते हो। अब होता है कि बुक देखो तुम्हें लगेगा अच्छा बुक पढ़ लिया, हो गया, लेकिन बुक बंद करने के बाद 4 घंटे बाद क्या तुम्हें वो चीज़ दोबारा याद है, ये डिफिकल्ट टास्क है। बुक देखते हैं तुम्हें लगता है सब याद है, लेकिन इसलिए मेंटल एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में चीजें घुसेंगी कि हाँ ओके ये याद है ये नहीं याद है, ये क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि क्या याद है क्या नहीं याद है, उस तरीके से। So V1 V2 V3 का हाउ मेनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर देयर सच दैट T V1 बराबर V1, T V2 बराबर V3 एंड T V3 बराबर V0। सो क्या ये सिलेबस में है लीनियर ट्रांसफॉर्म तुम्हारे? आई थिंक है ना। बताओ, कह रहा है कि हाउ मेनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर सच दैट टी V1 बराबर V2 हो जाए, टी V2 बराबर V3 हो जाए, टी V3 बराबर V1 हो जाए। बताओ हाउ टू डिसाइड। V1 V2 पे जा रहा है, V2 V3 पे और V3 V1 पे। हाउ विल यू डिसाइड T ऑफ XY, तुम कुछ ले लो यहाँ पे, जैसे मान लो AX प्लस BY CX प्लस DY, मान लो इस तरह से है। सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जनरल फॉर्म ये होगा। अब इससे डिसाइड करके देख लो चाहो तो, अगर तुम्हें जैसे याद नहीं है तो उससे भी ट्राई कर सकते हो कि अब V1 1 0 रख के देखो क्या आता है, तो उससे ABCD में कुछ तुम्हें रिलेशन मिल जाएगी, पता चल जाएगा कितने बना सकते हो। ठीक है, और किसी को कुछ आइडिया है, दूसरा तरीका पता है? बोलो भाई, कोई और तरीका पता है किसी को कि कोई फॉर्मूला है? जैसे यहाँ तुम अगर सॉल्व करके देखो T10 TV1 निकाल रहा हूँ, सो X1 है तो ये हो गया A, C, और ये किसके इक्वल है तो बता रखा ना V2 के इक्वल है, तो V2 क्या है 1, 2, तो यहाँ से आइडिया हो गया A बराबर 1 होना चाहिए, C बराबर 2 होना चाहिए, और दूसरा है V2 बराबर V3, T V2 क्या है 1, 2, सो इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करो क्या होगी, तो ये है A प्लस 2B, ठीक है ना, XY की वैल्यू A, और यहाँ से C प्लस 2D, इस तरीके से। अब यहाँ पे किसके इक्वल कह रहा है, V3 के इक्वल, V3 क्या है 0, 1, सो ये है आपका 0, 1, तो ये पहला वाला 0, तो A प्लस 2B बराबर 0, A पहले से 1 है तो 2B बराबर -1, तो B बराबर आ गया -1/2, और ऐसे ही
c प्लस 2d बराबर 1, तो यहाँ से c तो पता ही है 2, तो -1/2 ये भी हो गया। सो एक मिनट, हाँ, सो d बराबर -1/2 आ गया। ठीक है जी, चेक करना तुम लोग भी, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेट, इसको ये इक्वेशंस है, ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, इस तरह से, मतलब पेयर में इक्वेशन, मतलब ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो रहे हैं एक्चुअली। तीसरा क्या है, tv3 बराबर v1, सो v3 क्या है आपके पास 0 1 बराबर v1, सो v1 क्या है, सो tv3 है तो t01 और tv3 बराबर, सो ठीक है ना, t01 और बराबर में क्या हो जाएगा, b comma d is equal to 1 0. सो रख दो यहाँ पे, सो 1 रखोगे y को तो b कॉमा d बराबर v1 इज 1 0, सो 1 0, तो यहाँ से क्या आया, b की वैल्यू कितनी आई 1 और d की वैल्यू कितनी आई 0। अब यहाँ देखो, सो इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कोई बताओ, कंक्लूजन बताओ मुझे। व्हाट इज कंक्लूजन, आंसर क्या होना चाहिए, तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अभी मैंने 3 इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों होल्ड करने के लिए एबीसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का क्या मतलब है, यहाँ कह रहा है बी हाफ है, दूसरी इक्वेशन से ये आई, पहली इक्वेशन से ये आई, तीसरी से ये आई, तीनों होल्ड करेगी एट अ टाइम, तो इसका क्या मतलब है, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो मतलब क्या है, ऐसा कोई एबीसी की वैल्यू है ही नहीं जो तीनों को ट्रू कर दे, ये मतलब हुआ ना। सो व्हाट इज आंसर हियर, क्वेश्चन था हाउ मेनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर, तो क्या आंसर होगा 0, मतलब यूनिक वैल्यू, मान लो ऐसा होता कि हाँ b 0 और 1 दो तरह की वैल्यूज आती तो हम काउंट करते, अब यहाँ पे अगर तुमने b 1 0 रख दिया तो दूसरी वाली फॉल्स हो जाएगी, अगर ये रख दिया दूसरी वाली फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, ये रख दिया तो तीसरी फॉल्स हो जाएगी, तो हमें तो तीनों एट टाइम ट्रू चाहिए ना, दिस एंड दिस, और नहीं है, एंड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं रहा ना, तो मतलब 0 आंसर है। फॉर रियल नंबर एबीसी द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, सो ये पता है तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, सो ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक दोनों की इक्वल होगी और एन के इक्वल होगी, यहाँ 3 क्रॉस 3 है, 3 के इक्वल होगी, तो उसे कर लेना। ए इधर रखा है आपको, ए रियल नंबर है, ए इन्वर्टिबल, तो पता ही आपको इन्वर्टिबल कब होता है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। 3 क्रॉस 3 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू 2i है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑल आइगन वैल्यूज आर, क्या होता है, अच्छा छोड़ो, वन ऑफ रिमेनिंग, अगर 2i है तो 2i का तुम बताओ, तुम्हें पता है ना कि जो भी इक्वेशन का एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट क्या होगी, कॉन्जुगेट, सो दूसरी रूट 2 माइनस 2i होगी, इसमें डायरेक्ट 2i है नहीं तो इसको रैशनलाइज कर लो, सो माइनस 2i इंटू आई अपॉन आई, तो कितनी हो जाएगी प्लस 2 अपॉन आई, लेकिन ऐसा तो कुछ आया नहीं, ओके तो ये तो नहीं है, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 है ना, तो तीसरी क्या होगी 0, यस सर, हाँ यस सर, तो क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर के हमेशा क्या होती है, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब क्या है, कोई एक आइगन वैल्यू 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट होती है, सो एक दे दिया आपको, तो दूसरा ये है, सो दो रूट तो यहाँ मिल गए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, सो तीसरी रूट क्या होगी 0, तो इस तरीके से ओके। So consider the differential equation this,
अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r फॉर विच द गिवन डिफरेंशियल सॉल्यूशन y बराबर e की पावर rt। तो कर सकते हो ना इसको सॉल्व, कैरेक्टर से इक्वेशन लिख लो, जैसे लिखते क्या लिखते हो r स्क्वायर, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हाँ, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा उससे। 2 and 4 आ रहा था। ओके ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग 1 बाय x स्क्वायर, तो 1 बाय x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। और ये कह रहा है कि मेड एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट सिलेबस में था तुम्हारे, उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सिलेबस में देखा तुम लोगों ने? सिलेबस को एकदम दिमाग में फिट रखो। हाँ सर है। हाँ, सिलेबस भैया देखो, हर एग्जाम के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, चाहे जिंदगी में कोई भी तुम एग्जाम दे रहे हो, एक तो सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। बच्चा किताब का किताब पढ़ जाता है, एग्जाम निकलता ही नहीं उससे। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको लड़ना किससे है। वो एकदम पूरी दुनिया की किताबें छान मारता है कि एकदम ये भी पढ़ लिए, वो भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, वो भी। ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे तुम्हें लाइफ में, तुम्हारी क्लास का वो टॉपर था, अब कोई एग्जाम ही नहीं निकल रहा, क्योंकि वो एंट्रेंस का एक पर्टिकुलर तुम्हारे पास सिलेबस है, तुम उतना ही पढ़ो ना, क्यों दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो, वो चीजें हैं। सो तुम सिलेबस तुम्हारे माइंड में एक एक वर्ड होने चाहिए, ना रोज सिलेबस देखो एटलीस्ट एक बार दो बार, ताकि तुम्हें समझ रहे ना कि ये सिलेबस में है मेरे। सो सिलेबस फ्रिक्वेंटली रोज तुम सिलेबस 2-3 बार देखो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट, ना उस तरह से है। सो उससे एग्जाम का तुम्हें लेवल पता चलता है, आइडिया पता चलता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, है ना? तो ये समझ आया करना क्या होता है? पहले तो 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद तुम्हें पता होगा एग्जैक्ट कब होता है। सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ये एग्जैक्ट तब होगा जब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ठीक है? तो इस तरीके से। सो 48 कि दिस डी वाई प्लस दिस डी एक्स 0 है, तो बताओ क्या होगा? अब क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट, फिर सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो वो कर दोगे आप। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो इजी है, अभी पार्सी वो क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा, ठीक है? dy वाला एक तरफ, dx वाला एक तरफ, उससे हो जाएगा। yx विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये भी ऐसा ही है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, cf लिखो, cf से दो कंडीशन है, उससे आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगी, फिर सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब ए है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि ये है। सो अच्छा, पहले तो दोनों से c1 c2 निकलेगा, फिर फंक्शन आ गई, फिर कह रहा है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी x की वैल्यू पे, तो मैक्सिमम निकल जाएगी। और अ कॉइन इज टॉस्ड इन टाइम टॉस किया, प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल टर्न अप एन ऑड नंबर ऑफ टाइम। अब इस तरह क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम n को फिक्स कर दो। मान लो n को मैंने 3 रख दिया, या 2 रख दिया, या 4 रख दिया। अब इतना n के बारे में नहीं सोच रहे हम ज़्यादा, n को फिक्स कर दो तुम। तो n को चाहो तो तुम मान लो 2 बार रख दो, n को 2 रख दिया मान लो। अब कह रहा है अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है टर्न अप ऑड नंबर ऑफ टाइम, मतलब तो 2 बार n को 2 फिक्स करना है, 2 बार टॉस किया तो ऑड नंबर मतलब क्या, एक बार ही, तो एक बार हिलाने क्या प्रोबेबिलिटी है? अरे कॉइन को 2 बार टॉस किया तो एक बार हेड आने क्या प्रोबेबिलिटी है? अच्छा सॉरी, ये इंटरनेट कैसे चला गया? एक मिनट, वो पता नहीं लैपटॉप का इंटरनेट चला गया, शायद इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, पूछ रहा तुम लोगों से। तो हाँ, वो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। तुम लोगों को दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इंटरनेट चला गया। एक मिनट, क्या दिक्कत है मुझे इंटरनेट का? रुको, ये क्या दिक्कत है? अच्छा, एक मिनट में कंटिन्यू करते हैं। वो वाईफाई का ना वायर चार्जर निकल गया तो वाईफाई चला गया। तो चेक करो क्वेश्चन क्या चल रहा था कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो एक बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 बार टॉस का मतलब 4 आउटकम है, तो कितना 2/4, तो 1/2 हो गया। अब n को यहाँ पे 1 रख के देखेंगे, n को 2 रख के देखेंगे ना, 3 वहां से 4 हो गया, आउट हो गया। तो 4 ऑप्शन देख लो, जो जो आउट हो रहा है उसको आउट करो। 2 ऑप्शन मैच कर रहा है तो फिर तुम चेक करो कि भैया वो
क्या होगा, है ना। जैसे AC यहाँ मैच कर रहा है और उधर तो AC में फिर एक नया एग्जाम, मान लो n को तुम 3 रख के देख लो, फिर उसके हिसाब से देख लो तो उससे आ जाएगा। कोई आ गया भाई। लाइफ में ना बहुत समस्या है। सो समझ आया क्वेश्चन कि नहीं? ओके है? आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है। यस सर। हाँ ये क्वेश्चन ओके है, मतलब कह रहा हूँ n को तुम एक बार 2 फिक्स कर लो, मान लो तो करोगे तो 2 से आंसर 1/2 आ गया, और 1/2 इन दोनों से आएगा, 2 - 1 1 2, तब दोनों में से एक एलिमिनेट करना होगा, दोनों से ट्रू होगा। तो कोई नया एग्जांपल ले लो, मतलब n को 3 रख लो। अब तुमने 3 बार टॉस किया तो ऑड नंबर ऑफ टाइम कह रहा है, तो एक बार या 3 बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उससे वो कर लो, इसको एलिमिनेट कर लो, ठीक है ना। तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा। n को मान लो मैंने 3 रख दिया, सो n को 3 टाइम होगा तो 8 आउटकम होंगे। 8 आउटकम होंगे, देखेंगे कि 1 या 3 बार हेड आना चाहिए। तो एक बार हेड आने वाले कितने आउटकम है? 3 ना, टोटल 4 होंगे। देखो 4 होंगे ना, जहाँ पे या तो एक बार या 3 बार, ऑड नंबर ऑफ टाइम है ना। सो एच एक हो गया तो 3 बार आ गया, और एक बार हेड वाला HT है तो 3 1 4 आउटकम, 4 गया, 4/8 1/2, तो हमेशा 1/2 ही होगा, है ना, इस तरीके से। अगर एक बार टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ऑड आने की, एक बार हेड आने की, तो हेड की हाफ, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिले, इनको फिक्स कर दो और बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। द एजेस ऑफ 7 फैमिली मेंबर आर दिस आफ्टर 5 इयर्स में। तो क्या बोल रहा है मीन? सो आफ्टर 5 इयर्स अ न्यू मेंबर एज x is added। अच्छा, तो if the mean age of the family now goes to this, so then the value of x हो जाएगा ना, ये तो एवरेज का कॉन्सेप्ट, हो जाएगा एवरेज लेने के बाद हाँ उनकी जितनी एवरेज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। EF 2 इवेंट है इस तरीके से कि E की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, E गिवन F और F E गिवन F कॉम्प्लीमेंट 1 है। अच्छा उधर ले जाओगे तो हो जाएगा ओके। तो कह रहा है कि EF म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है क्या होगा, सो E कॉम्प्लीमेंट F कॉम्प्लीमेंट, तो इसको इजी बनाया जा सकता ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या करें, E कॉम्प्लीमेंट दोनों लगा रखा है, तो यहाँ पे तुम अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, नहीं 1 नहीं, मतलब क्या करो तुम पहले तो उसको उधर ले जाओ, है ना, ये आई थिंक आ जाएगा। चेक कर लो इसमें क्या करना है तुम्हें, जैसे सर उसमें लेके जाएंगे तो उसका इनका भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नहीं हो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम माइनस से मल्टीप्लाई करो, E गिवन F माइनस E गिवन F कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको लिख रहा हूँ अभी, इक्वल टू 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1, माइनस से कर दिया। अब यहाँ 1 ऐड करो और यहाँ भी 1 ऐड करो, तो मैंने क्या किया 2 ऐड किया लेफ्ट में, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ भी 2 तुम ऐड करोगे, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट गिवन F और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट गिवन F कॉम्प्लीमेंट बराबर 2 - 1 1। चेक करो ठीक है कि नहीं। ये बी आ रहा है, ABR म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हुआ कि इसका इंटरसेक्शन फाई है, तो इंटरसेक्शन फाई है तो इसका मतलब है कि क्या बोल सकते हो तुम बताओ,
mortgage. नन ऑफ दिस। सो यहाँ से ए बी में कुछ भी वो नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ए बी में कॉमन नहीं है तो हम कुछ बोल सकते हैं कि ए बी के बारे में। सो कोई जरूरी नहीं है कुछ बोल पाएंगे। सब डी ऑप्शन है बी। कैसे बोलेंगे उसको, क्या ट्राई कर रहे हो तुम? सो यहाँ से आ जाएगा पी ए प्लस पी बी PB मोर देन 1, बट जरूरी है? अच्छा, दोनों डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही तो है बस, तो ये जरूरी है क्या? तुम एग्जांपल से इसको एक्सक्लूड कर लो। मान लो हमने एक डाई वाला केस लिया और ये ऐसा है, तो ये आउट हो गया। अब कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, इसके हिसाब से ये भी आउट हो गया। और अब तुम्हें लग रहा होगा ये सही है क्या, तो इसको देखना पड़ेगा, कुछ वैसा एग्जांपल ले लो। दोनों डिसजॉइंट हो, दूसरा एग्जांपल ले लो। सो इसको एक्सक्लूड करना है मान लो, तो ऐसा करो कि ए जैसे 1 ही है और बी तुम्हारा है इंटरसेक्शन 5 है ना, तो कुछ वैसा ले लो, कॉम्प्लीमेंट कम हो जाए। कॉम्प्लीमेंट कम हो जाए तो मान लो 1 2 ले लिया यहाँ पे। अरे माइक किसी का ऑन है, किसका? अनिकेत। तो ठीक है ना, तो यहाँ से कोई एग्जाम्पल बना दो, उसको गलत कर दे, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि पी ए प्लस पी बी, ये कह रहा है कि, है ना, सो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ऐसा ले लो कि मोर देन इक्वल टू 1 हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मोर देन इक्वल टू 1 हो सकता है कभी? हैं? एक मिनट, हेलो, हाँ कुछ बताओ नहीं। वाह, तो एटीएम कार्ड ब्लॉक करे होते ना, वो बैंक के फोन करे होते। रुक, पहले सारा पैसा उसमें से निकाल के भेज दे हमरा में, ठीक हो ना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर बैंक के फोन कर, ऑनलाइन चेक कर, उसके बाद कर। अच्छा अच्छा, ना ना वो माई, हाँ तोरे नंबर पर स्टार्ट है ना बैंक अकाउंट, हाँ ठीक है। तो ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर हाउ टू ब्लॉक एटीएम, तो वो में लिखल होता है, नंबर आता है SBI के, तो वो SBI पर कॉल कर भी तो पूछते हो तो कुछ डिटेल्स, मम्मी के नाम पूछता हो, मोबाइल नंबर तो ये है, तो OTP कहीं आता हो तो अकाउंट ब्लॉक, ATM ब्लॉक कर देते। एक बार जाके देखना ना मिलो रास्ता में कहीं, दोबारा गिलिए ना देखे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अगर फ़ोन करके बंद करवा दूसरे ATM निकाले होती आप, तो वो ATM बंद हो तो मतलब ये तो फ़ोनों से बंद हो जाता अकाउंट, मतलब वो फ़ोन पे ही बंद हो जाता, क्योंकि ATM से ही चली थी वो सब। हाँ पिन चेंज हो सके चाहिए, तो पिन चेंज तो ATM से ही होती है या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से होते। तो ATM तो बस ही कहाँ हो, ऐसे बिना ATM कार्ड के हो ही चाहिए, लेकिन वही के लोग ऐसे करेंगे होते कितने लापरवाह से, तो ATM में गिरा ले रास्ता में। ध्यान से रहेगा, ये सब चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट हो गया, ATM कार्ड है, आई कार्ड है, तो इम्पोर्टेंट है ना, सब ध्यान से रखेगा। ठीक है, फ़ोन करके ऑनलाइन तो चेक कर, हम क्लास देना, क्लास 11 बजे तक, देख अपनी कोशिश कर। सो इसका चेक करो क्या ये A प्लस, हम लोग क्या जानते हैं
ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी क्या जानते हो आप लोग? लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऐसा होता है ना? यस सर। और ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? ये तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, चूंकि ये कंडीशन भी है, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा? ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगी? पी ए प्लस पी बी के, ये सब नो। ए इंटरसेक्शन बी फाई है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगी पी ए प्लस पी बी। और उस केस में अब इसके बारे में क्या जानते हो? तो ये गारंटी है लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा, यस और नो? क्योंकि यूनियन की प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा हो नहीं सकती है, यूनियन सबसे है सैंपल स्पेस का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 1, चूंकि ये इसके इक्वल ही है, तो लेस देन इक्वल टू 1, तो ए ट्रू हो गया ना फिर। क्योंकि ए का मतलब यही तो है, ए का मतलब भी क्या है? सिंप्लीफाई करोगे, सो पी ए प्लस पी बी लेस देन इक्वल टू 1, चेक करो, तो ए ट्रू हो गया। क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल है इसके, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होगी, यस सर, सही सही। ठीक है ना? तो ए यूनियन बी ही इसके इक्वल है, तो ए ट्रू हो गया। नेक्स्ट, तो Sika can either take course in statistics or in chemistry. If Sika takes statistics course, then she will receive an A grade with probability half. If she takes chemistry course, then she will receive, so हो जाएगा ना ये, इस तरह क्वेश्चन तो कर लो, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या है। ये क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, कर लो, इसको कर लेना, ठीक है ना? ये किसका? बेस थ्योरम का है, पूरा पढ़ा नहीं मैंने अभी। सो Sika decides to base her decision on the flip of a coin. तो मतलब कह रहा है कि Sika या तो स्टैटिस्टिक्स चूज करेगी या फिर केमिस्ट्री, और अगर वो स्टैटिस्टिक्स लेती है तो ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, और अगर केमिस्ट्री चूज करती है सो शी विल रिसीव ए ग्रेड विथ प्रोबेबिलिटी 1/3। सो Sika डिसाइड्स थ्रू डिसाइड, मतलब अब डिसाइड करेगी क्वाइन के बेस पे, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो गया स्टैटिस्टिक्स या केमिस्ट्री लेने का। तो ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द Sika विल गेट ए इन केमिस्ट्री। सो ए इन केमिस्ट्री, अच्छा, तो मतलब गिवन है कि ए ग्रेड आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? उसने केमिस्ट्री चूज किया था, यही ना? तो इसका मतलब ए ग्रेड उसको मिला है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी चूज केमिस्ट्री एक्चुअली? हो जाएगा ये बेस थ्योरम का, अब समझ आया मुझे बेस थ्योरम को पूरा पढ़ाना। तो यहाँ इवेंट E1 होगा स्टैट्स, E2 केमिस्ट्री, गिवन इवेंट है सी गॉट ए ग्रेड, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी चूज केमिस्ट्री, तो बेस थ्योरम से हो जाएगा। फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पहले सॉल्व किया था ना, वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस से फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो the probability that when 12 balls are distributed among 3 boxes, the first will contain 3 ball each. तो ये सब कर सकते हो। बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या है? सर इसमें बी होगा ना आंसर, एक बार कंफर्म करो।
So the probability that when 12 balls are distributed among 3 boxes, ठीक है ना, so 12 बॉल डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 बॉक्स में, the first will contain 3 ball. So I hope सबने एग्जाम दिया है और एग्जाम को एक बार फिर से सॉल्व किया है, क्योंकि अच्छा रहता है एक बार एग्जाम के दौरान तो करते ही हो सॉल्व, टेस्ट के बाद एक बार फिर से सॉल्व करो, उससे बहुत सारी क्वेरीज खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। जो एग्जाम के दौरान प्रॉब्लम आई थी ना, जब सेकंड टाइम आप कर रहे होगे तो खुद ही बहुत सारी क्वेरी सॉल्व हो जाती है, फिर भी क्वेरी जो बच जाए वो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह से है। तो इसने कहा टोटल 12 बॉल्स है, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, फर्स्ट विल कंटेन 3 बॉल्स। हालांकि इसके कई सारे तरीके हैं, एक फॉर्मूला भी आता है ऐसे तो, ओके सो ठीक है। सो यू हैव 3 है ना बॉक्सेस, सो फर्स्ट में 3 होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? सो ईच बॉल हैज हाउ मेनी चॉइसेस? सर मैंने ऐसे किया था कि 12 बॉल्स और 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 रेज़ टू पावर 12 वेज में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तीनों बॉक्स में जा सकती है ना 12 वेज में, तो 3 हाँ। पावर 12 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। सक्सेस मतलब हो गया बॉक्स 1, फेलियर का मतलब नॉट बॉक्स 1। टोटल 12 बॉल्स हैं, सो ईच हैज, सो एक बॉल तुमने उठाया और उसको तुमने फेंका इस तीनों में से, एक में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। तो x है नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स 1, सो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? बाइनोमियल 12 कॉमा 1/3, सो 3 है ना, तो ये सक्सेस है और ये फेलियर है, मेरे लिए फेलियर है और मेरे लिए सक्सेस है, सो ये सक्सेस है और ये फेलियर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल x बराबर, आप अगर ले लोगे 3 की प्रोबेबिलिटी, ये तो पूछ रहा है, सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, तो आप जानते हो अब कि NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, ठीक है। ये देख लो अब क्या आंसर आ गया, बी आ रहा है। Is it okay or not? अरे आना तो बोलो भाई। यस सर। ओके सर, ओके। यस सर। मुझे बोला के देता। So suppose that there is a chance for a newly constructed building to collapse. जैसे बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले सॉल्व करो, नहीं तो बताओ। Whether design is a faulty or not, the chance that the design is faulty is 10%, तो faulty नहीं है उसका 90%, इस तरीके से the chance that building collapse is 95%, design is faulty, otherwise 45%. It is seen that the building has collapsed, तो find the probability it was faulty, मतलब base theorem. Two coins with probabilities of head U and V respectively are tossed independently, और कह रहा है कि if probability both coins show up tails, ठीक है, दोनों ने टेल शो किया है, और इक्वल है प्रोबेबिलिटी बोथ कॉइन्स शो अप हेड्स, दोनों इक्वल है, तो ठीक है ना। सो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, हेड की u है v है, सो u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, इस तरीके से कुछ। सो प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन, नहीं सर, हाँ 1 माइनस v 1 माइनस u हो जाएगा। एक मिनट है, किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हेड की ना। अच्छा ऑपोजिट हो जाएगा ना। एक मिनट, तो यहाँ बोथ कॉइन्स तो टेल्स, टेल्स का मतलब कितना, 1 माइनस v 1 माइनस u। ओ अच्छा, दो अलग अलग कॉइन का है ना, एक मिनट, मतलब मैं हेड टेल समझ, फर्स्ट पॉइंट की हेड आने की प्रोबेबिलिटी u है, तो उसकी Yes. हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस u यस यस, फर्स्ट कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी u है और सेकंड कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी v है, ओके ओके गॉट।
सो दोनों पे टेल आएगा, तो टेल आने का मतलब है कि 1 माइनस यू इंटू 1 माइनस वी, ऐसा यस सर। टेल एट फर्स्ट एंड टेल एट सेकेंड इक्वल टू बोथ सो हेड सो यू इंटू वी। अच्छा ठीक है, वो हेड टेल मैं समझ गया था, हेड हेड टेल टेल है ना। तो ये दो अलग अलग कॉइन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग, मतलब पहले पे हेड की u है, दूसरे पे हेड की v है, तो पहले पे टेल की 1 माइनस यू, दूसरे पे टेल की 1 माइनस v। तो यहाँ से क्या होगा, सो आपको कह रहा है कि देन u प्लस v क्या होगा, सॉल्व कर लोगे इसको, यहीं से आ जाएगा u प्लस v आई थिंक। क्या होगा ये 1 माइनस यू माइनस वी प्लस यू वी बराबर यू वी। सो यू प्लस वी कितना 1। 1, yes sir. A fair die is thrown 12 times, क्या लिखा है 20 times, sorry. A fair die is 20 times, the probability that on the 10th throw the fourth 6 appears. So नेगेटिव बाइनोमियल लगा लो, या लास्ट को फिक्स करके तुम बाइनोमियल लगा लो। ये कह रहा है कि सो क्या होगा यहां से, अरे अरे क्लास में छी हम, बाद में फोन कर उड़ा बम बम ए बम बम, चल बाद में फोन करो भाई। हाँ चल बाय बाय। हाँ सॉरी, तो यहाँ से क्या होगा, ये निकाल होगा ना पीडीएफ के डेफिनेशन से कि के मॉड एक्स है, तो पीडीएफ के डेफिनेशन से फाइंड कर लो। अनअनबायस्ड डाइस तो अबे कितने क्वेश्चन है जो के मॉड एक्स वाला क्वेश्चन है जी, उसमें हम दोनों कंसीडर करेंगे ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव केसेस। मतलब देखो आपका काम ये है, अब इसका आपको देखना आप कैसे इंटीग्रेट करना है। ये हो गया डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी से। अब यस, तो आपको जो भी सपोर्ट है उस पर इंटीग्रेट करना है, तो -1 से 0, ये उतना क्यों करना है। मॉड एक्स के बारे में क्या जानते हो आप, इवन फंक्शन। तो 2 टाइम्स कर लो, क्या दिक्कत है, 0 से 1 k टाइम x dx बराबर 1 हो जाएगा। यस सर। और सर इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन है जी वो नेगेटिव बाइनोमियल के मेथड से बता दो। बाइनोमियल से तो आ गया समझ कि जैसे 10 सक्सेस उधर मिलेगी तो हमें 9 केसेस पहले कंसीडर कर लेने चाहिए। मतलब 9th रो में 4th 6 आ रहा है, तो लास्ट में 1/6 फ्रीज कर देंगे और आगे 9C 9C3। हाँ अरे पीएमएफ देख लो ना क्या है पीएमएफ। पीएमएफ क्या होता है, सो अगर इधर 10th थ्रो प्रोबेबिलिटी ऑन द 10th थ्रो 4th 6 अपीयर्स, सो बाइनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स या ट्रायल नंबर एट विच rth सक्सेस अकर्स। सो x की डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल r कॉमा p, सो यहाँ x जो है नेगेटिव बाइनोमियल rth सक्सेस अकर्स। तो हालांकि जो पीएमएफ बना है वो कोई अलग से नहीं बना, जिस लॉजिक से आपने किया है एक फिक्स करके मैं पीएमएफ वैसे ही बनाता हूँ, तो उसका कुछ है नहीं, या तो याद है ठीक है, नहीं तो वैसे ही बना। हाँ यस यस, तो हम करते वही हैं। तो यहाँ पे r आपके पास है कि rth सक्सेस अकर्स, तो 4 है और p कितना है
6 की प्रोबेबिलिटी ना, सो 1/6। तो इसमें क्या आपको पीएमएफ इसमें कुछ नया तो है नहीं, आपको बस याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, एन क्या है। आपको 10th थ्रो में कितनी बार 4th 6 चाहिए आपको, तो n बराबर आपका 10 है। सो 10 - 1 मतलब n - 1 चूज r-1 और p की पावर r q की पावर n - r लगा लो, यही आंसर आएगा। कुछ नया नहीं है इसमें, ये पीएमएफ है, इसमें पुट कर लो आप, n पुट कर लो, r पुट कर लो, जो आपके आंसर है वही आएगा। जस्ट पीएमएफ याद रखना आपको, नेगेटिव एनुअल क्या है, यही है लॉजिक। उसके पीछे वही स्टोरी है कि एक सक्सेस फिक्स है, n-1 ट्रायल में r-1 हुआ और ठीक है। सो पीएमएफ पुट करने हैं आपको। जस्ट कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं शिवानी आपका डाउट है ना, कुछ सर एक मिनट में ये सर सेम है, सेम आ रहा है आंसर। हो गया सर? हाँ ओके। सो नेक्स्ट अनबैस्ड डाई इज टॉस सक्सेसफुली टिल अ 6 occurs। एक डाई को आप तब तक थ्रो कर रहे हो जब तक कि 6 ना आ जाए, ठीक है ना। सो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। सर ज्योमेट्रिक से होगा? कर सकते हो ज्योमेट्रिक से भी। तो इसमें ये कि मान लो पहली बार में 6 आ गया, दूसरी बार में 6 आया, फिर तीसरी बार में 6 आया, उससे कर लो। हाँ तो फर्स्ट टाइम ये ज्योमेट्रिक से कर सकते हो। तो ज्योमेट्रिक में क्या होता है, मीन 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6 है ना। तो ज्योमेट्रिक में मीन कितनी होती है, 1/p। तो कौन से वाला केस है 1/p? इसने बोला है कि तो यहाँ कितने से स्टार्ट होगा, पहली बार में 6 आ गया, सो इसने बोला है डाइस टॉस नंबर टॉसेस रिक्वायर्ड। सो एक टॉस रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट द फर्स्ट सक्सेस ना, उस वाले में तो 6 आएगा आई थिंक, ठीक है ना। यहाँ x होगा नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट 6 सक्सेस, यहाँ 6 है। सो x की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ जो पीएमएफ आपका है वो ये है कि है ना, q की पावर x - 1 इंटू p। तो इसमें देख कर लो मेन कितना होता है, 1/p होता है ना, ये चेक। यस सर, ठीक है। 1/p होता है शायद। शायद नहीं, यही होगा, चेक करो। तो हाँ सर वही होता है भाई। हाँ सो ठीक है। दूसरे वाले में QIP होता है, तो फिर भी वेरीफाई कर लो क्योंकि कंफ्यूजन आ रहा है, वही बोल रहा हूँ, बुक में हाँ देखो। सर ठीक है, सही है सर, सही है। सो दूसरा है कि x1 x2 x3 x4 IID रैंडम वेरिएबल है जिसका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपसे पूछ रहा है कि x2 की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ x1 x4 और x3 के बीच में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपली ये है कि कोई भी IID कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, IID है, इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या करोगे, इसके बॉक्स बना लो, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है कि x1 x, मान लो इस ऑर्डर में लिखता हूं मैं, दिस इस तरह से, मतलब लेस देन लगा दिया, इस तरह से मान लो 1 2 3 4 क्वांटिटी आएंगी ना। तो इस ऑर्डर में कितने टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा हूं। तो टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है इस तरह से। सर 2 बार होगा ऐसे। अरे मतलब टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 4 ऑब्जेक्ट के परमुटेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 4 फैक्टोरियल ना। 4 फैक्टोरियल, हाँ। सो 24, ठीक है। तो ये 1/20। अब देखो इसमें कितने केसेस बनेंगे। सो x3 लेस देन x2 बोला है कि मैक्सिमम रखना है, तो या तो x1 जब मैक्सिमम है, अरे म्यूट कर लो अनिकेत, तो और कोई नहीं है। हाँ सो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए। तो तुम देख लो मैक्सिमम कौन है, मतलब अगर तुमने मैक्सिमम मान लो x1 को रखा है सपोज, सो मीन्स व्हाट, अगर मैक्सिमम x1 तुमने फिक्स कर लिया कि x4 लेस देन x1 है एक केस में, तो अब x4 कहाँ कहाँ आ सकता है, x4 यहाँ भी आ सकता है, या
x3 लेस देन x4 लेस देन x2 लेस देन x1 या x4 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x4 लेस देन x3 लेस देन x2 लेस देन x1। ये तीन केस है, और भी केस होंगे देख लो। मैंने क्या अज्यूम किया है, मैक्सिमम x1 x4 का है, तो मैंने माना x मान लो मैक्सिमम x1 है, तो x4 तो छोटा है x1 से, तो कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तीन केस ये हो गए, और ऐसे ही तीन और केस बनेगा जब हम मानेंगे x4 लार्जर है x1 से, तो x4 एंड में आएगा और बाकी x1 तीन जगह जा सकता है, यहाँ 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 आ सकता है। तो उस केस में 6 केसेस हैं, तो 6/24 तो कितना आ गया 1/4, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका आंसर 1/4 हो जाएगा। सर हाँ, वो यहाँ x4 को हम लास्ट में भी ले सकते हैं। x4 को लास्ट में नहीं ले सकते ना, तो हमने अज्यूम कर लिया कि x1 बड़ा है x4 से, तो कैसे लास्ट में ले सकते हैं? नहीं सर, थर्ड वाले स्टेप में, सर थर्ड वाले में x4 को लास्ट में लिए नहीं, x1 है, x4, हाँ x4, सर ये हाँ, क्योंकि तुमने माना x1 ज्यादा है, तो x4 तो छोटा है, तो वो किसी से भी छोटा हो, इसने ये तो कहा नहीं कि बाकी से बड़ा होगा। हाँ, ओके सर। जैसे ऐसा हो सकता ना कि 3 लेस देन 4 लेस देन मैक्सिमम ऑफ 1,5, ऐसा हो सकता है, या 5,1, तो ये किस ऑर्डर में अरेंज कर पाओगे? 1 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 5, तो ये वाला केस हो सकता है। किसी को डाउट हो तो पूछो, ओके है? 6/24 हाँ, तो तीन केस ये हुए। अब x1 x4 में से कोई भी लार्जर हो सकता है ना, x मैक्सिमम कोई भी हो सकता है, रैंडम है। तो अगर मैंने दो केस बनाए, फर्स्ट केस व्हेन x1 इज मैक्सिमम, ठीक है, इन दोनों में जो मैक्सिमम मतलब इन दोनों में जो लार्जर है, तो मैंने मान लिया कि x1 लार्जर है, तो x1 लार्जर x1 यहाँ रहेगा। अब x4 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ तीन केस है। दूसरा केस क्या है, अपोजिट केस क्या होगा उसका? हाँ, x4 लार्जर है, तो x4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ x4 जहाँ देख रहे हो वहाँ x1 आ जाएगा, इसमें x1 है। तो तीन और केस हो गए, टोटल 6 केसेस हैं, तो 6/24 तो 1/4। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ट्राई करके देखो क्या आंसर होगा, बताओ। ये तो कर दिया होगा ना, तो आगे बढ़े। ओके, सो एस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन में पता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर जो होता है ना, तो यहाँ 1/20 से मल्टीप्लाई करो, 25 से हो जाएगा, 5 था ना। SM denote the number of hits obtained in n independent tosses of a fair coin using Chebyshev's inequality. So SM denote कर रहा है क्या, number of hits obtained in n independent tosses of a fair coin, ठीक है। So using Chebyshev's inequality, the smallest value of n such that, ठीक है। कर लोगे सॉल्व, ये तो इजी है ना, Chebyshef लगा के। हाँ सर, हो जाएगा, हो जाएगा। सो ये फिर से ये क्या बोल रहा है कि x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विथ MGF दे रखा है आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ये भी इजी है, इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि एक दोनों बाइनोमियल का MGF है, देख लो। हाँ, सो दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल मिलेंगे, बाइनोमियल के इस तरह से प्रोडक्ट है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे, हालांकि और भी तरीके हैं, लेकिन एक तरीका वो भी है, तुम और भी तरीके लगा सकते हो तुम्हें। सो यहाँ पे जो mxt है ना, वो हो जाएगा mx1t इंटू mx2t, दोनों में t कॉमन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता है ये कुछ इस तरह से होता है, x इज समथिंग लाइक x1 प्लस x2। तो तुम्हें याद है mgf ऑफ x1 प्लस x2 किस फॉर्म का होता है?
जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x नॉट भी 4 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो उसको अलग कर पाओगे। तो इस तरह से एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल और एक्स उसका सम है, तो यहाँ से बाइनोमियल दोनों आ जाएगा, उससे तुम चेक कर सकते हो इसके हिसाब से एक्स वन बाइनोमियल होगा 2 कॉमा देख लो क्या होगा, और q प्लस पी की पावर टी, सर 1/4 प्लस 3/4 e की पावर t का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4 1/4 हो जाएगा, उससे हो जाएगा, बाइनोमियल में आ जाएगा। वहाँ से एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा x2 का 3/4 और इसका निकल जाएगा 3/2, तो हाँ। 3/2 प्लस 3/4 को जोड़ ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, देख लेना, हाँ उससे हो जाएगा। ये तो बस वैसे ही है, इंटीग्रेशन करो इसको। और क्या पूछा है, k की वैल्यू पूछा है ना, तो इंटीग्रेशन करके 1 कर दो तो इंटीग्रेशन जस्ट है इसमें। तो इवन फंक्शन है 2 टाइम करके हो जाएगा, x 1 ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेशन करना है जस्ट। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज फॉल्स, where n is the number of trials, p is the probability of success in each trial। so कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है फॉल्स है, ठीक है, बाइनोमियल के लेके। तो देखो बताओ कौन सा फॉल्स है। द स्टैंडर्ड डिविजन एनपीक्यू, तो वेरिएंस एनपीक्यू होता है ना। x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स बाय टॉसिंग फेयर कॉइन, तो ये इजी है, x बाइनोमियल हो जाएगा 3 कॉमा देख लो हेड कितना है, एक डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, फर्स्ट है ना, उस तरीके से हो जाएगा एनीवे करके सॉल्व। सो 3 फेयर कॉइन, हाँ 3 में कितनी बार हेड आया उसको लेके है, तो बाइनोमियल से हो जाएगा। सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, बाइनोमियल जैसे 3,1/3 है तो 3,2/3 कर देंगे तो वहाँ से 2 आंसर आ गया एक्सपेक्टेशन। हाँ उससे भी कर सकते हो, x तुम्हारा बाइनोमियल n कॉमा p होता है, तो n माइनस x क्या होता है, बाइनोमियल n कॉमा 1 माइनस p। हाँ बस ऐसे ही ठीक ठीक। तो इससे कर लोगे, ओके। अब x गामा है 2,1/2, तो बताओ x मोर देन 4 क्या है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें। अब गामा कौन सा, ये भी देना चाहिए इसको, ठीक है ना। x1 x2 आएगी नॉर्मल 0 1, ये भी हो जाएगा काई स्क्वायर 2 लेस देन 2, काई स्क्वायर 2 एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल के पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 में, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 को से आ जाएगा। अच्छा तो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 लेस सीडीएफ हो गया, सीडीएफ क्या होता है 1 माइनस e की पावर, सो -1 आ जाएगा, सी वाला हो जाएगा शायद, ठीक है ना। एक्स वाई यूनिफॉर्म 0 1 है तो x प्लस वाई लेस देन 1, ये पहले भी किया हमने। तुम वो सपोर्ट तुम्हारा 0 1 का एक बॉक्स है और उसमें से इसका ग्राफ बना के उसके रीजन पे इंटीग्रेट कर लो। सर एक क्वेश्चन था सर, ये सब तो हो जाएगा सर। हाँ तो टाइम तुम्हारे पास 2 मिनट बचे हैं, तो इसको फिनिश करो कल। तो ये टेस्ट 4 और 5 सब लोग कंप्लीट कर लो, एक बार खुद से सॉल्व करना, कल डाउट बस होगा, कल भी क्लास 6 to 9 होगी और डाउट होगा। बताओ अभी। हाँ सर एक क्वेश्चन था ना कि ग्रुप में आया था कि वो मेजर ऑफ प्रोटोसिस बताना है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो फॉर्मूला लगा के देखो क्या दिक्कत है। फॉर्मूला लगाया तो 5 आ रहा है, लेकिन उसका आंसर ऑप्शन में 5 तो है नहीं, तो 0 1 1/2 ऐसा समथिंग और एक और था। तो मुझे भेजना एक बार पर्सनली भेजो, दोबारा ग्रुप में भेजो, सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अभी 9 बजे मेरी दूसरी जैम और गेट की क्लास है। तो एक बार मुझे भेजो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा तुम्हें शाम को, एक बार याद दिलाना, मुझे भेज देना है, पर्सनली भेज दो। और क्योंकि अभी 9 बजे से दूसरी क्लास तुम थोड़ा पहले पूछते हैं ना, अब 9 तो बज गया, 9 से क्लास है मेरी, 9 से 11 जैम गेट की, ठीक है। तो भेजो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, तो कल पूछना है, क्वेश्चन मुझे भेज जरूर, ठीक है, फिर करते हैं, ठीक है भाई अनिकेत। हाँ सर, हाँ क्वेश्चन हाँ आराम से तुम भेजना, शाम तक अभी मेरे 9 से 11 क्लास है दूसरी, 9 बज चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास ऑलमोस्ट। तो